ठीक है। कितने लोगों की आज पहली क्लास है? कुछ नए नए एडमिशन हो रहे हैं तो फिर कैसे समझ में आएगा? ठीक। तो पिछली क्लासेज में मैंने पिछली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में ये कुछ चीज़ें बताई थी। देखो, जो मोल होता है ना, एक मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 नहीं लिखूंगा मैं, इंटू 10⁻, वैसे 022 होता है यहाँ पे, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट कितना होता है? वेट ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल। यही पढ़ाए थे और बस यही सिखा रहे थे, क्या? और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होता है? गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, क्या? इन्हीं तीन चीज़ों को यूज़ करके और बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, क्या? और आज भी वही करेंगे। देखो, आता सबको सब है, मतलब फॉर्मूला सबको पता होता है, बस उसको यूज़ करने का जब टाइम आता है तो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम बहुत पहले पढ़ के भूल चुके हैं, 5th और 6th क्लास में पढ़ते हैं। लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, ये आता है तुम लोगों को? ये 2 दिन से देख रहा हूँ मैं, कितना आता है। तो आज भी थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे ना, और देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला नहीं आता तो नाम लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट इंग्लिश में लिखेंगे, और बाद में फार्मूला सोचेंगे क्या होता है। इन 50 ग्राम्स ऑफ 53% प्योर, 53% प्योर सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिए। जब भी मैं सैंपल बोलूँगा ना, तो हमेशा ये याद रखना कि सैंपल का मतलब 100% प्योर सोडियम कार्बोनेट नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी मिला हुआ है। तो तुम्हें बताना है कि अगर 53% प्योर है तो कितना मोल कार्बोनेट का। परसेंट परसेंट निकालने आता है ना तुम लोगों को? अरे परसेंट निकालने आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को परसेंट निकालने नहीं आता? 100 का 20% कितना होता है? अरे 100 का 20% कितना होता है? और 200 का 20%? सब नहीं बोल रहे हैं, मतलब सबको परसेंट निकालने नहीं आता। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है पर 100, है। जितना भी सब्सटेंस 100 ग्राम में होगा या 100 के अंदर जितना भी होता है उसको ही हम लोग परसेंट बोलते हैं। 100 ग्राम में हो, 100 ml में हो, 100 मॉलिक्यूल्स में हो, 100 एटम्स में हो, उसी को हम लोग परसेंट बोलते हैं।
पर ग्राम होता है, पर मोल होता है, परसेंट होता है। और कुछ भी नहीं है, परसेंट कोई नया टर्म थोड़ा है, परसेंट पर 100। क्या इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिए थे? 50 ग्राम पहले तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने लोगों को सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है? और कितने लोगों को नहीं पता है? वो और ऊंचा हाथ उठाओ, बताएंगे? बताएंगे? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? जब केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वहीं से। पर खैर, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, Na2CO3 होता है। क्या ये फॉर्मूला याद करोगे क्या बे? कहाँ है? याद क्यों करोगे? तुम लोगों ने याद किया है क्या? सारे फॉर्मूले याद किए हैं क्या? इसीलिए तुम लोग को याद करने की दिक्कत हो गई है। याद करने से दिक्कत ये होती है कि भूलने का प्रॉब्लम रहता है। भूल सकते हो। भूलने से बचने के लिए याद ही मत करो। याद नहीं करोगे तो भूलोगे ही नहीं। आ, कितना परसेंट प्योर है? 53% प्योर। क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? निकालना मॉलिक्यूलर वेट चलो। 106 आ रहा है? यही आ रहा ना? एटॉमिक वेट नहीं आता हमसे पूछ लिया करो। ये 106 कैसे निकाले? याद था क्या तुम्हें? अब याद ही कर लेते हैं। खैर, तो ये कह रहे हैं कि 53% है। 53% का मतलब क्या होता है? 53% मतलब क्या होता है? 100 ग्राम सैंपल में कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा? 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है सबको? अरे ये समझ में आता है कि नहीं बे? अगर 100 ग्राम सैंपल में 53 ग्राम है, कोई बता सकता है कि 1 ग्राम में कितना होगा? 53/100। तो कोई ये बता सकता है कि 50 ग्राम में कितना होगा? इनटू यहाँ पे क्या करेंगे? 50। ऐसे ही तो परसेंट निकालते हैं, है ना भाई? ये क्या आया हमारा? ग्राम। ग्राम है ना? पर अपने को क्या निकालना है? ग्राम निकालना कि मोल निकालना है? ग्राम दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की डिवाइड में। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 106। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? सॉल्व करके मेहनत करके आंसर निकालो, कितना आ रहा है? 1/4। दिख रहा है? 0.25। अभी जस्ट सॉल्व किया। तो इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया? वो इसलिए क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 50 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा? और ये 53 से ये 106 भी कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा? नीचे क्या आ रहा है? 1/4। और 1/4 की वैल्यू तो निकालने आती है ना? कुछ वैल्यूज तो तुम्हें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। लाइक 1/2 कितना होता है? सॉल्व करके बताओगे क्या बे? 0.5। 1/4 की वैल्यू 25। 1/8 की वैल्यू 0.125। क्या? 1/16 की वैल्यू? आधा करते जाओ ना। अच्छा रहने दो, 1/16 ज़्यादा हो जाएगा। 1/10 की वैल्यू? 1/9 की वैल्यू? पॉइंट ही लिखा है। 1/9 की वैल्यू? ये नहीं पता? कोई कोई बात नहीं। ये 1 के ऊपर ऐसा डंडी क्या बना है बे? बार। बार जानते हो? बार जानते हो तुम लोग? इसका मतलब क्या है? ये 1 हमेशा ऐसे रिपीट होता रहे। क्या? 2/9 की वैल्यू? 0.2 बार। करके देखो। 3/9 की वैल्यू? 0.3 बार। 4/9 की वैल्यू 0.4 बार। क्या? कुछ चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए।
ये आंसर कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? ठीक। देखो, एक चीज़ मैंने पहली क्लास में बताया और फिर से बता रहे हैं, यहाँ से जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पे कॉपी नहीं करना है। जैसे ही छापोगे यहाँ से, वैसे ही अगली क्लास में फिर से छापना पड़ेगा और अगला क्वेश्चन भी फिर से छापना पड़ेगा। ठीक है? छापना नहीं है। एक और क्वेश्चन दे, कोई बढ़िया सा कंपाउंड बताओ। तो फोन बज, फोन साइलेंट रखा करो बे। फार्मूला नहीं, नाम तो बता ही देगा। कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ के कुछ भी तू बता बे। हाँ हाँ, मोर सॉल्ट मत बोलना, तो यही याद ही आ रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं ही देता हूँ। नहीं नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो, कैलकुलेट number of calcium atoms, calculate number of calcium atom in 20-gram sample of calcium carbonate. Calcium carbonate is 81% pure, 81% कैल्शियम के एटम्स बता, जल्दी करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब लोग करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? तो इधर देखते हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे वो इधर ध्यान से देखो, है ना। ध्यान से देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ उसमें देख ही नहीं रहे हैं, वो अपना बिजी रहेंगे, अबे तो ना यार, अपना काम करते रहेंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोगों की मेंटालिटी इसमें ऐसी है कि ऐसा है, हम फीस दे दिए हैं, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आप हमारा सिलेक्शन करा के दिखाओ, हम तो नहीं कराएंगे अपना। तो अगर उस मेंटालिटी से आए हो तो फिर तो रहने दो, फिर नहीं हो पाएगा। कि खाली यहाँ से पढ़ लिए होंगे कहीं कि पढ़ लो चाहे कहीं से सेलेक्ट, पढ़ नहीं बोल सकते, खैर। पर खाली पीडब्ल्यू में एडमिशन लेने भर से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली जिम ज्वाइन करने से फिटनेस नहीं आती है। जिम ज्वाइन करने से फिटनेस नहीं आती है क्या? अगर फिटनेस चाहिए तो जिम ज्वाइन कर लो, लोग यही तो कहते हैं। मैं जिम ज्वाइन करके 3 महीने तक जिम ज्वाइन करके रहा, फिर भी मुझे फिटनेस नहीं है, पेट ऐसे ही निकला हुआ है, देखो। फिर वो जिम वाले ने बताया कि भैया आया भी करो, खाली ज्वाइन करने से फिटनेस नहीं आती। तो मैं जाने लग गया, तो भी फिटनेस नहीं आई। अरे भैया एक्सरसाइज भी करना होता है। तो खाली एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ रोज आना पड़ेगा। और खाली रोज आने से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और जिम इंस्ट्रक्टर को एक्सरसाइज करते हुए देख के तुम्हारी फिटनेस बनेगी कि नहीं बनेगी बे? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? इतना कॉमन सेंस है ना। तो तुम ये कैसे एज्यूम कर सकते हो कि मुझे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ देख के तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा? तुम्हें केमिस्ट्री में यहाँ देखने से नहीं आएगा, खुद करने से आएगा। और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि देखो, मेरे दिए हुए क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, सही नहीं करना है। मेरे दिए हुए सारे क्वेश्चन बस गलत कर दो, गलत भी कर दोगे तो भी तुम्हें केमिस्ट्री आ जाएगी। गलत कर सकते हो? तो कह रहे हैं हाँ गलत तो कर देंगे, ये तो बहुत आसान है, आज से सारे क्वेश्चन का आंसर जीरो। नहीं, ऐसे गलत नहीं करना, सॉल्व करके गलत करना है। सॉल्व करके गलत करोगे तो भी आ जाएगा। गलत करना तो आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस गलत कर दो सारे क्वेश्चन। कितना ग्राम दिए थे सैंपल? 20 ग्राम, ठीक है। एक बात बताओ, 100 कितना परसेंट प्योर था? 81% ना। 81% का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम में कितना ग्राम है? 81 ग्राम। अब ये मत कहना कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 81 ग्राम है। इट्स 100 ग्राम सैंपल में 81 ग्राम ऑफ क्या दिए थे? कैल्शियम कार्बोनेट दिया था, बाई कार्बोनेट दिया था। खैर, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? मैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट सोच के 81 दिया था, पर खैर कोई बात नहीं, अब तो दे दिया, दे दिया, अब होनी को कौन टाल सकता है। तो 100 ग्राम में 81 ग्राम, तो ये बता सकता है कोई कि 20 ग्राम में कितना होगा? और इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए तुम्हें यूनिटरी मेथड। देखा था? तो 100 ग्राम में अगर 81 ग्राम है, 20 ग्राम में कितना ग्राम होगा, ये एक्सप्रेशन लिख सकता है? बता। क्या नहीं मालूम है? तू खरा उसके। 100 ग्राम में अगर 81 ग्राम है तो 20 ग्राम में कितना ग्राम होगा? पता चले कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, किस पढ़ा रहा हूँ। तो कठिन क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, कैलकुलेटर चाहिए? नहीं, तो बगल में खड़ा। 100 ग्राम में क्वेश्चन रिपीट करवाओगे क्या? आंसर बता। 81/100 इंटू 20। कैसे किया बे तूने? ये बताया नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है बात?
वहां से ये एक्सप्रेशन लिखना पढ़ाया नहीं जा सकता। अभी अभी छाप रहा है, अरे भैया इसको छापने से नहीं आएगा, बैठ जा। तू भी, अरे तू तो सही बता, तू तो बैठेगा ही, तो सोच रहा है कि हमको नहीं बैठना है क्या। यहाँ पे ना ये चीज यहाँ तक कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि कैसे लिखा गया है। हाथ उठाओ, अरे हाथ उठा, बताएंगे भी, हम हमारे उठाते हैं। अच्छा, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है? तू क्या नहीं हाथ उठा रहा है? तुझे समझ में भी नहीं आ रहा, तुझे समझ में भी आ रहा है? दोनों में ही हाथ नहीं उठा तू। ये चीज पूरी तरह से फिफ्थ क्लास की मैथ्स है, और मैं यहाँ पे फिफ्थ क्लास की मैथ नहीं, 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। इतना, ये क्या है? ग्राम्स ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर ये इतना ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कोई बता सकता है कि कितना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये? अरे बोलो, डिवाइड करोगे किससे? 100 से। ये आएगा इतना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पर मैंने मोल्स तो पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछा? एटम। तो पहले क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 23। ये आ गया मॉलिक्यूल। पर मैंने मॉलिक्यूल भी नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था? एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम के एटम है? एक। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर निकालना। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही सही लिख पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए इसमें, थोड़ा सा? क्या थोड़ा सा? अरे बोलना, क्या 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 थोड़ा सा गलत किया इसमें? सब सही है। अरे तू बताना क्या गलत किया, मैं सही बताऊंगा ना। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। ठीक है, एक और ऐसा दे। ये दो दो 100 किस लिए है? हाँ हाँ। जब बता रहे थे तो सुन नहीं रही थी क्या? अच्छा, मैंने बोला ही नहीं? मैंने नहीं बोला था क्या? अच्छा, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। एक्चुअली में क्या है ना, मेरी सुबह सुबह क्लास लेने की आदत नहीं है। अभी इस वीक से, जब से तुम्हारा बैच आया तब से मेरी सुबह सुबह क्लास लग रही है। वैसे मेरी क्लास लगती है 12 बजे से, और नहीं तो 10:15 वाली क्लास लगती है, दूसरी या तीसरी लगती थी। जब से तुम्हारा बैच आया है, मेरा तो जीना ही, सोना ही बेकार हो गया। मैं इन जनरल सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ, और मेरी आत्मा 9:30 बजे सो के अभी फिलहाल तो 9 बज रहा है, मैं उठ चुका हूँ। और तुम्हारी क्लास के लिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता है। अरे 7 बजे कौन उठता है यार, 6:45 बजे उठता हूँ मैं। हाँ, तुम 5 बजे उठते हो? आई एम नॉट अ मॉर्निंग मॉर्निंग पर्सन, है ना। मुझे सुबह देर तक सोने की आदत है, तो उठ के मैं चला तो आता हूँ, दिमाग वहीं घर पे ही रहता है, ठीक से काम कर नहीं पाता हूँ। हाँ, तो खैर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो सुबह 8:30 बजे। ये 8:30 बजे कौन क्लास लगाता है यार? तुम लोग को 8:30 बजे क्लास करने की आदत है क्या? तुम यस सर मिक्स मिक्स आंसर आ रहे हो। कुछ लोग होंगे जो जिनको सुबह उठने की आदत होती है। हाँ, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, तुम स्कूल जाते थे, मैं तो स्कूल गया ही नहीं कभी। अरे हम तो स्कूल जाते थे सर। खैर, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो समझाने लग जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस बार कोई और कंपाउंड लेते हैं। कोई कंपाउंड दिया था लास्ट क्लास में, दिखाना पे। टू विट्रॉल। टू विट्रॉल नहीं देंगे यार, बस हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट देते हैं।
एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 56 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा? 30 ना? 30 का डबल करो, 60। उसको उसको 400 में से घटाओ, 340 ना? तो लिखो, कैलकुलेट। नंबर ऑफ सल्फर एटम in 50 ग्राम सैंपल ऑफ 50 ग्राम 50 ग्राम सैंपल ऑफ 34.2% प्योर। 34.2 डबल कर लेते, 34 नहीं, 68.4%। 68.4% प्योर एल्यूमिनियम सल्फेट सैंपल। एल्यूमिनियम सल्फेट सैंपल। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट होता है? दोनों होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है यूके इंग्लिश में, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है यूएस इंग्लिश में। तुम इंडिया में हो, तुम कुछ भी बोलो। यूके वाले एल्यूमिनियम बोलते हैं, यूएस वाले एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है ना? और इंडिया वाले अल्मुनियम बोलते हैं। तो तुम कुछ भी लिख सकते। ठीक। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तुम्हारे पास समय है मात्र 1.5 मिनट का, जल्दी करो। एसी गर्म कर रहा है क्या? पीछे वाला एसी चल रहा है? कैसे पता चलेगा? अरे उसमें कुछ घर 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 की आवाज़ आ रही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का तो यही कंसर्न होगा कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। कितने लोगों को एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला नहीं पता है, वो हाथ उठाओ। ठीक, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये फार्मूला कितने लोग सही से लिख पाए थे एल्युमिनियम सल्फेट का? हाथ उठाओ पे। ठीक, गलत है ये। ये सब में हाथ उठा देते हैं। ये फार्मूला कितने लोग सही से लिख पाए थे, वो ईमानदारी से हाथ उठाओ। कुछ लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं। मैंने ईमानदारी से हाथ उठाने को बोला था, गद्दारी कर बे। बोला किधर है? ब्रैकेट तूने बाद में बनाया ना?
ये भी ऐसी काम नहीं कर रहा, कौन सा ऐसी काम, कहाँ गया ये? तू भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है, नहीं? जगह नहीं है? 4 लोग बैठे हैं, इधर बैठाते तुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? आगे वाली सीट पे जगह नहीं है, तुम लोग बैठने नहीं दिए इसको, तो बैठो, कहीं भी बैठ जाएगी, बैठ, तो इतनी सारी जगह। कितने लोग कुछ न कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। चलो पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट का वेट बताओ कितना आ रहा है? 342। और अब तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैंने 68.4% क्यों दिया? आ रहा है कि नहीं? ठीक। तो पहले बताओ कितना ग्राम था एल्युमिनियम सल्फेट? एक लाइन में करना चाहते हो कि 4 लाइन में? एक लाइन में करते हैं, कितना ग्राम था? 50 ग्राम। पर कितना परसेंट प्योर था ये? 68.4। मतलब इसमें प्योर एल्युमिनियम सल्फेट कितना होगा? 68.4 डिवाइडेड बाई क्या? 100। ये क्या आया है? वेट ऑफ प्योर एल्युमिनियम सल्फेट। दिख रहा है? तो इधर देख, अगर ये वेट ऑफ प्योर एल्युमिनियम सल्फेट है तो मोल्स ऑफ प्योर एल्युमिनियम सल्फेट कितना होगा? 342। ये मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट आया है। पूछे क्या है? नंबर ऑफ एल्युमिनियम की सल्फेट है, सल्फर। तो ये तो मोल आया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻23। ये नंबर ऑफ क्या आया? मॉलिक्यूल। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, पर एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है? ध्यान से देख। अरे एक है कि 3 है? ध्यान से देखो पता चलेगा 3 है क्या? तो यहाँ पे टोटल सल्फर के एटम होंगे 3। क्या आएगा? ये 50 क्या है? वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। और 50 इंटू 68.4 बाई 100 क्या बना? वेट ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाई 342 क्या बना? मोल्स ऑफ सैंपल। और इंटू Na क्या बना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इंटू 3 क्या बना? नंबर ऑफ एटम। समझ में आ रहा है ना बे? ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें सुबह? क्या किया? कैलकुलेशन। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? अरे कर लोगे ना? देखो, इस बार कौन सा कोई मॉलिक्यूल बताओ बढ़िया सा यार। तू बता कोई मॉलिक्यूल। हाँ हाँ। एसिटिक एसिड। चलो लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कितना ग्राम दे दें? 100 ग्राम छोड़ के कोई ग्राम बताओ। 1000। इन 1000 ग्राम एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1000 ग्राम 90% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। फिर से बोल देता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1000 ग्राम
90%, 90 ज़्यादा हो गया नहीं, 45 कर लो, 45% एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन, एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन करो। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आता उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो सैंपल लिए हैं एक्वस सोल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड का। उसमें एसिटिक एसिड कितना परसेंट है, 45%। ठीक है, तुम्हें बताना है कि उस पूरे सोल्यूशन में कितना कार्बन का एटम है। जल्दी करो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, कितना होता है? CH3COOH, यही होता है। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 60। ठीक है, कितना ग्राम सैंपल दिए थे, 1000। ध्यान से देखेंगे सब लोग इधर, कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सोल्यूशन है, 1000 ग्राम, उसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड है, 45। मतलब कितना ग्राम एसिटिक एसिड होगा, 45 डिवाइडेड बाई क्या, 100, यही आएगा। ये क्या आया वे, वेट। अब वेट से मोल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, कितना, 60। ये तो मोल आ गया। मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, Na से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं Na ही लिख देता हूँ। क्या 6 × 10⁻23 लिखे थे तुम लोग, ठीक है वही लिख देता हूँ। यार बार बार लिखना ना बहुत मेहनत का काम है। मैं छाप के इधर ले आया। और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है, और अच्छा इधर भी है 2, टोटल कितना हुआ भाई इसमें, 2 से मल्टी। सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे और आंसर निकालेंगे। 9 × 10⁻23 की 24, 9 × 10⁻26, यही आ रहा है 24। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे, वो हाथ उठाओ। और कितने लोग इसे एक्सप्रेशन में ही थोड़ा सा गलत कर दिए, वो और ऊंचा हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे। डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे वे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। देखो अब सॉल्व करना बहुत कठिन तो नहीं है, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, नहीं, और 30 से 30 कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 90 × 10⁻23, जो कि आता है 9 × 10⁻4। यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग सही से निकाले थे, अच्छा एक्सप्रेशन ज्यादा लोगों ने सही किया था और आंसर कम लोगों ने सही किया। इसका मतलब क्या है, बाकी लोगों को मैथ्स नहीं आता। क्या, मैथ्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है तुम्हें। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे, सही में। कोई और कंपाउंड लेते हैं, बता भाई कोई कंपाउंड। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। लिखो कितना ग्राम ले लें सैंपल, तू बता ग्राम कितना ले, 100 छोड़ के, 100 1000 छोड़ के, मतलब कुछ भी, 500। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाँ
परसेंट मतलब अगर कुछ नहीं दिया तो वेट बाय वेट होगा। क्या? एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन देखो, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा उसको वेट बाय वेट ही मानते हैं। हाँ, सब जगह कहीं भी कुछ नहीं दिया तो वेट बाय वेट माने। ठीक है, बैठ जाओ। क्या कर रहा था मैं अभी? कौन सा, क्या कितना वेट बोला तूने? 500। तूने कौन सा कंपाउंड बोला था? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा था ना मैं। O2 नहीं बे, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम O2 नहीं होता, ऑक्सीजन एटम होता है, O एटम लिखेगा। ठीक है, ऑक्सीजन एटम इन इन 79% प्योर। 500 500 ग्राम। 500 ग्राम लिखवाया कि नहीं लिखवाया? 500 ग्राम एक्वस KMnO4 सोल्यूशन। अरे KMnO4 क्यों बोला मैंने? चलो कोई बात नहीं, फिर से बोल देता हूँ मैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 79% प्योर 50 grams of aqueous KMnO4 solution। 500 grams of, अच्छा यहाँ से दिख नहीं रहा था, 500 grams of aqueous KMnO4 solution। 500 ग्राम बोला था ना? ठीक। KMnO4 वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर अब बोल दिया तो बोल। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, मैग्नीज का 55, ऑक्सीजन का तुम्हें पता है। और जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तुम्हें पता चलेगा मैंने 79 क्यों दिया। करना पे कर लिया। पीछे से मॉलिक्यूलर वेट देखा है ना तूने? इतना जल्दी कैसे कर लिया? इतना जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाता। तूने पहले से ही लिख लिया था क्वेश्चन लिखने से पहले? तूने, कुछ लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं और कुछ लोग तो क्वेश्चन ही लिखते लग रह जा रहे हैं इसी में। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो। अरे मिल बांट के हेल्प क्यों कर रहा है भाई? तेरा हो गया तो तू उसकी हेल्प कर रहा है। वही कह रहा हूँ, तू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है? तू हर जगह जाएगा उसकी हेल्प करने, कुछ काम उसे अकेले करने देना। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए वे? वे, लिख लिया तो हाथ का नहीं उठा रहा, भारी हाथ है तेरा, है? चलो देखते हैं कितना ग्राम सैंपल लिया था। 500। और कितना परसेंट प्योर था? मतलब कितना ग्राम KMnO4 होगा? 500, यही आएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। ये कितने लोग गलत किए वो पहले बताओ, हाथ उठाओ। ये कितने लोग गलत किए हो? ठीक। अगर इतना ग्राम KMnO4 है तो कितना मोल KMnO4 होगा? मॉलिक्यूलर वेट निकालो इसका। हाँ, 158। इसमें किससे डिवाइड करोगे नीचे? 158। ये क्या आया? नंबर ऑफ, अरे क्या है नंबर ऑफ मोल। पर अपने को क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम। पहले इसमें मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक। और इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे बे? 4। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये आएगा ऑक्सीजन एटम।
ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए हो। ठीक, ये गलत। अब ये बताओ कि इसमें गलत क्या? एन की वैल्यू नहीं लिखा है? अरे यार, ये भी गलत। अब ये मत कहना कि एन की वैल्यू 6.022 होती है, इसलिए गलत, वो भी गलत। चलो मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। अच्छा चल, पहले तो तो मैंने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या ऑक्सीजन सिर्फ केमनोफोर में है? पानी में भी तो होता है। और अगर 79% प्योर केमनोफोर है, इसका मतलब कि 21% क्या भी होगा? पानी होगा। जिसका मोल कितना होगा बाई 18, जिसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे इंटू Na, और जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे इतने। इतने ऑक्सीजन एटम पानी में भी हैं और ये KMnO4 में है। मैंने किस में पूछा था, खाली KMnO4 में कि पूरे सोल्यूशन में? जोड़ोगे कि घटाओगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन लिखे थे। कोई बात नहीं। देखो ना, मेरी क्लास में ना दिमाग की बत्ती हमेशा ऑन रखा करो। हाँ, मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जिसमें कि थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? अब तो तुम्हें पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देते। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, उल्टा पूछते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन नाइट्रिक एसिड, इन नाइट्रिक एसिड। जल्दी करो। इनको नाइट्रिक एसिड का फर्क, इन HNO3, नाइट्रिक एसिड काट दो या उसी के ब्रैकेट में HNO3 लिख लो, काट भी दिए होंगे कुछ। इन HNO3।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। क्या पूछे? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना। पहले फार्मूला लिखते हैं HNO3 का। क्या है फार्मूला? HNO3। और HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो, कितना आ रहा है? पहले मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही लिया करो, कुछ भी दिया हो तो। ठीक। अब 63 ग्राम, ये ग्राम है कि एमयू है? ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये है 1 मोल HNO3 में कितने ग्राम होंगे? या 63 ग्राम HNO3 में कितना मोल होगा? 1 मोल HNO3 होगा ना? ये समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ कि 1 मोल HNO3 में कितना मोल हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन होगा हमारा 1 मोल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 63 ग्राम HNO3 में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 1 मोल हाइड्रोजन होगा? अरे होगा ना? अगर 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा? मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड? मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना ही ग्राम हाइड्रोजन होगा। इतना ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम में है? 63 ग्राम। और 63 ग्राम में अगर इतना ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा? बाई 63। 100 ग्राम में कितना होगा? इंटू 100। और 100 ग्राम में जितना भी ग्राम होता है हाइड्रोजन, उसी को अपन क्या बोलेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। दिख रहा है? ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिख पाए थे? सिंपल बेसिक मैथ्स। केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, बस केमिस्ट्री का कवर चढ़ाए हुए हैं, उसी में HNO3 डाल दिया। एक बात बता सकते हो कि 1 मोल HNO3 में नाइट्रोजन कितना मोल होगा? 1 मोल। मतलब कितना ग्राम होगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो मतलब कितना परसेंट होगा ये बता सकते हो? 14 डिवाइडेड बाई इंटू कितना? 100। ये समझ में आ रहा है? तो क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ निकाल के बता सकते हो क्या? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू क्या लिखोगे? 16 डिवाइडेड बाई क्या? 63 इंटू क्या? 100। ये किसका परसेंटेज आएगा? ऑक्सीजन का परसेंट। समझ तो नहीं रहे हो? अरे मतलब समझ रहे हो ना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये चारों आंसर, तीनों आंसर अपने मन से सही से लिख पाए थे? अभी समझ में आ गया? अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, इस चीज के लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो परसेंट होगा ऑफ एन एलिमेंट वो होगा, ये 3 क्या था? नंबर। ये 16 क्या था? एटॉमिक वेट इंटू 100 बाई क्या? मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से फॉर्मूला भी याद करते हैं। क्या तुम फॉर्मूला याद करोगे क्या? बिना फॉर्मूले के नहीं सॉल्व हो रहा था? क्या ये परसेंट लिखने के लिए फॉर्मूला यूज किया मैंने? तो बिना फॉर्मूले के अगर आ सकता है तो बिना फॉर्मूले के निकालो। और अगर फॉर्मूले के साथ निकालना चाहते हो तो ठीक है, ये लो फॉर्मूला। कुछ लोगों को फॉर्मूले से ही थोड़ा सुकून मिलता है, बिना फॉर्मूला देखे आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो उनके लिए लिख दिया। पर वैसे जरूरत नहीं फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। एक और क्वेश्चन दे। हाँ देखो, खैर इस फॉर्मूले में 4 लोग हैं, कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथे की वैल्यू निकाली जा सकती है, नहीं? क्या करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन ए एक्स ई वाई। और एस क्या? एस कितना दे? 4।
इसका मॉलिक्यूलर वेट है 512। ये कंपाउंड है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड है, AXBY S4 टाइप का कोई कंपाउंड है। तुम्हें बताना है कि इसमें सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 512। जल्दी करो। अरे आंसर नहीं बताना है यार, तुम्हारा सुन के बाकी लोग भी गलत कर देंगे। आंसर नहीं बताना क्या? कर लिया। दो तरीके हैं इसको करने का। बेसिक मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला दिया उससे भी कर सकते हैं। किससे करना चाहते हो? बेसिक मैथ से कि फार्मूले से भी? मन में तो फार्मूला ही कूद रहा होगा कि यार फार्मूले से बता दीजिए, तो मैं फार्मूले से ही बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ सल्फर जो होगा वो आएगा नंबर ऑफ सल्फर इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा ना? नंबर कितना है जल्दी बोल। 4। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है? 32 इंटू कितना? 100। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 512। सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर निकालना। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? ताकि पता नहीं क्या किए हो, तो क्या इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे? क्या आएगा? 25%। अभी जस्ट किया। और इसको लिखने के बाद अगर तुम विद इन 10 सेकेंड के अंदर 25% नहीं निकाल रहे हो, मतलब कि तुम काफ़ी सारे लोगों से पीछे चल रहे हो। कि ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी, तो इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर 25% आंसर निकाल लेंगे। अगर ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख लोगों से तुम पीछे हो, हमारी रैंक कितनी आएगी? 1 लाख से ऊपर। और 1 लाख से ऊपर कौन सा कॉलेज मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्या? कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी लगाएं। तुम लोग अरे नहीं सर हमसे नहीं होता है, ट्राई करो, है ना? तुमसे नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने कभी किया ही नहीं है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है वो सॉल्व करते टाइम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। हाँ, कितने लोग मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ करते हो टू सॉल्व द कैलकुलेशन? ईमानदार लोगों की कमी तो है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। मैं तुम्हें बताऊं, वो सब के सब लोग एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर खोजोगे और वहाँ मिलेगा नहीं। हाँ, तो तुम्हारी आदत बनी रहेगी कैलकुलेटर यूज़ करने की और वहाँ मिलेगा नहीं, तो इसलिए तुम्हें वहाँ टाइम लग जाएगा। और टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है पूरे नीट के एग्ज़ाम में। जैसे मैं तुमसे, तुम लोग सभी ने नीट का एग्ज़ाम दिया था ना? अरे उन्होंने दिया। 12th में क्या किया तू? ऐसे ही चला कि चलते हैं, अभी पहली बार तो एक बार तैयारी करके देखते हैं, फिर अगले साल नीट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, फिर अगले साल नीट का, नहीं ना? तो नीट का एग्ज़ाम जब दिया होगा तुमने तो ज़्यादातर लोगों के इसमें कितने लोग के 200 से ऊपर है नंबर नीट में? 200 से ज़्यादातर लोगों के 200 से ऊपर हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे रियल नंबर नहीं है। हाँ, तुम्हारे ये जो नंबर हैं, तो तुम जो डिज़र्व करते हो नंबर, वो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। ठीक। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर तुम अवॉइड करते तो उसको उसको और तो तुम्हारे नंबर काफ़ी ज़्यादा होते। और
वो नंबर अचीव करने के लिए तुम्हें अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से कोई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ना ही तुम्हें किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत है या किसी कोचिंग में भी पढ़ने की ज़रूरत है उस नंबर को इम्प्रूव करने की। क्या बताते हैं? एक बात बताओ, नीट के एग्ज़ाम में, मैं तुम्हें बताऊं, नीट के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ टाइम लोग 3 तरह की गलतियां करते हैं, 3 तरह ना। और वो 3 तरह की गलतियां क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम बताना कि क्या वो तुमने गलती वो की या नहीं की। क्या सबसे पहली गलती, नीट के एग्जाम में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम छोड़ के आए हो ना जो तुम्हें आते थे, और जब घर पे गए और पेपर देखा तो तुम्हें पता चला कि ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते थे पर इन क्वेश्चन को करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? तुम्हें जितना आता था पूरा करके आ गए थे? हाँ, तुम ऐसे ही ये सारे भर के चले आए थे, ये अलग ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, मैं तुम्हें बताऊं ऑलमोस्ट पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बस टाइम की कमी की वजह से पढ़ ही नहीं पाते। क्या चलो, ऐसे क्वेश्चन कितने लोग, दूसरी गलती, नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको तुम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हो, आते हैं तुम्हें और उसको सॉल्व करते हो, पर उसका आंसर एग्जामिनेशन हॉल में गलत आता है। पर वही पेपर जब घर पे आके सॉल्व करते हो उसका आंसर तुम सही निकालते हो। घर पे सही आंसर आता है और एग्जामिनेशन हॉल में वो गलत आंसर आता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ऑलमोस्ट सबके साथ। क्या? आ रहा था तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं था, आता तो तुम्हें है ही, बस एग्जामिनेशन सेंटर पे गलत किए तुम उसको, वैसे तुम्हें आता है। और ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में? 5-10? 5-10 तो तब ना जब 40-50 अटेम्प्ट करोगे। क्या कितने क्वेश्चन आते हैं पूरे नीट के पेपर में? 200। सॉल्व करने कितने होते हैं? 180। 180 को सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमने सॉल्व किए होंगे। एग्जामिनेशन अगर तुमने 50 सॉल्व किए हैं तुमसे 5 गलत हुआ होगा, अगर 200 सॉल्व किए हैं तुमसे 20 या 25 क्वेश्चन गलत हुए। क्या मैं एक ऑन एन एवरेज रफ आइडिया 30 के अराउंड रख। तीसरी सबसे बड़ी गलती जिसको होना तो नहीं चाहिए पर ये भी लोग करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं और तुमने सॉल्व भी किया और उसका सही आंसर भी निकाला पर बबल गलत करके आ गए। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। और उसके नंबर भले कम होते हैं पर ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगर तुमने 5 में गलती की, चलो 5 नहीं 3 में गलती की, है ना, 2-3 में गलतियां हो जाती हैं, पर वो 2-3 में गलती खाली उस 2-3 का अफेक्ट नहीं करता उस क्वेश्चन के नंबर को। जैसे ही तुम बबल करते हो तुम्हें तुरंत पता चलता है कि तुमने गलत बबल कर दिया, और वो माइंडसेट अफेक्ट करता है तुम्हारे अगले वाले क्वेश्चन को, कि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि चलो अगला वाला क्वेश्चन सही से करते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि पिछला वाला आता हुआ गलत बबल करके चले आए। जिस टाइम पे तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो, इससे जस्ट पहले तुमने गलत बबल किया है, उसको तुम डिफरेंट माइंडसेट से सॉल्व कर रहे होते, तुम्हारा दिमाग कहीं और ही रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, अपने आप को गाली देने का मन करता है, गरियाने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, पर सेंटर पे कर नहीं सकते ऐसा। अंदर से अंदर से मन ही मन में खुद को गाली दे रहे होते हो, और उस गाली देने के प्रोसेस में क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर रहे होते हो जो कि अगले वाले क्वेश्चन को भी हिंडर करता है। तो अगर तुमने 3 क्वेश्चन गलत बबल किए, इफेक्टिवली तुमने 6 क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं किया। ठीक है, मैं 5 मान के चल, इतनी सारी गलतियां होती। ठीक,
और इसको सही करने के लिए तुम्हें अलग से कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई टेस्ट सीरीज या ये करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन में कितने नंबर आते हैं और इस 30 क्वेश्चन से कितने नंबर आएंगे और इससे कितने आएंगे? ये 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि गलत करने पे माइनस होता है और सही करने पे +4। अगर तुम उस गलत वाले क्वेश्चन को सही करते हो तो तुम्हारे 120 नंबर नहीं बढ़ेंगे, 150 नंबर बढ़े। जरा सब जोड़ना कितना आ रहा है? 205। मैं 200 मान के चल, कम से कम 200 नंबर तुम्हारे उस नंबर में बढ़ने चाहिए। वो तुम्हारा एक्चुअल इवेल्युएशन है, एक्चुअल तुम्हारे नंबर। तो तुमको मिला है नंबर, वो तुम्हारा नंबर नहीं। उसमें 200 और ऐड कर लो, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है। कितने लोग ऐसे हैं कि उनके नंबर में 200 नंबर ऐड कर दें, वो 600 से ऊपर होते हैं? काफ़ी सारे ऐसे लोग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं। सेलेक्टेड थे, बस तुमने कुछ गलतियां करी, इस गलतियों को हटाने की ज़रूरत है। और अगर उस पर काम नहीं करोगे, खाली बुक पढ़ते रहोगे, ये गलतियां अगले साल भी होंगी और फिर से तुम्हारी कैपेबिलिटी रहेगी सेलेक्ट होने की, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो कि ये वाली गलतियां। तो ये वाली गलतियां कौन सी बुक लगाने से सॉल्व होती हैं? कोई बुक लगाने से सॉल्व नहीं होती। ये वाली गलती एकदम, इसके लिए डिफरेंट टाइप का अप्रोच यूज करना पड़ता है, टोटली डिफरेंट टाइप का अप्रोच। हाँ, अभी तो प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन अभी नहीं बताया मैंने। ठीक है, हाँ, पर जितने लोगों का मान लो कि ये 200 नंबर ऐड करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनका नंबर 200 से भी कम है, सॉरी 400 से भी कम, 400 से तो 200 के बीच में है, वो लोग ये 200 ऐड करके अपने सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं। अगर तुम्हारा 200 भी है, ये 200 +200 और तुम्हें लाने हैं, और ये 200 में अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो कितना आता है बे? 50, सॉरी, मुझे मल्टीप्लाई करने आता। 50 क्वेश्चन तुम्हें सही करने होंगे, और 50 क्वेश्चन 300 में, क्या, 4 सब्जेक्ट्स में 50-50 क्वेश्चन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से 15-15 क्वेश्चन तो जूलॉजी बॉटनी के तुम सही करोगे ही करोगे आने वाले 1 साल में। 15 क्वेश्चन तो तुम और इम्प्रूव करोगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 10-10 कर ले, हो जाएगा 50। फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, और फिजिक्स में 10 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर और पढ़ने हैं अच्छे से जो तुम्हें नहीं आते, और जूलॉजी बॉटनी में 15-15, क्योंकि साल भर तुम करोगे। अगर तुम्हारे 200 नंबर थे पिछले साल, तो इस साल तुम्हें बस 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 50 क्वेश्चन। और प्लस ये वाली गलती नहीं करनी है, ये वाली गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली गलती नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब ये वाली गलती कैसे अवॉइड करेंगे? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस वैक्टिस से अवॉइड नहीं होती, ये गलतियां हर साल लोग करके आते हैं, हर साल लोग चौथे पांचवें साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें भी ये गलती करके आते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने बुक का पिछला वाला पेज ओपन करो, सबसे लास्ट पेज कॉपी का, जिसमें अक्सर तुमने साइन वाइन का प्रैक्टिस किया होगा, या फिर कुछ लोगों ने उसमें नाम के आगे डॉक्टर वगैरह लिख रखा होगा।
उसमें बनाना है तुम्हें एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, और स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाना है। ये वाली जो लेंथ है वो ए है, और ये वाली लेंथ a/2, मतलब हाफ वाली लेंथ का स्क्वायर। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा दो पोर्शन है, एक ब्लैक वाला पोर्शन है और एक वाइट वाला। तुम्हारी कॉपी पे वाइट वाला नहीं दिखेगा, ब्लैक बना देना उसको। क्या, जब ब्लू से उसको रंगोगे तो ब्लू हो जाएगा ना वाइट वाला पोर्शन। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना, बड़ा वाला मतलब ब्लैक वाला पोर्शन, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कर लोगे डिवाइड? करो। तो करना, ये तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो मैथ्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर हम कैसे कॉमन सेंस यूज़ करें, हमारे पास तो है ही नहीं। सबके पास होता है कॉमन सेंस, यूज़ करने आना चाहिए। कर लिया होगा दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि उसका एरिया भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। कर लिया? ऐसे ही किए होगे, ऐसे ही ना बे? यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का एरिया और शेप दोनों बराबर दिख रहा है। एक और फोटो बनाओ, अरे एक और बनाना बस। वो जो बड़ा वाला एरिया है उसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल एरिया और इक्वल शेप, तीन। बड़े वाले पोर्शन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। वाइट वाले को नहीं करना। कर लिया? ये भी आसान सा था, मुझे लगता है यही होगा। सारे इक्वल हैं, बहुत अच्छे। तू कैसे कर रहा है तीन में डिवाइड में? ये कैसे कैसे डिवाइड कर रहा था? तीन इक्वल पार्ट ऐसे? कॉमन सेंस की कमी दिख रही है, या थोड़ा एक्स्ट्रा ही कॉमन सेंस हो गया? बहुत बेसिक सा था, ऐसे तीन इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो, क्या समझ में आ रहा है? एक और बनाओ। इस बड़े वाले पोर्शन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। करो। इक्वल एरिया और इक्वल साइज, अब उसमें भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो देखो दोनों दोनों खड़े हो जाओ। सुनो, अरे पिछवा, हाँ, वो नहीं तेरे पीछे और उसके बगल में। खैर आज बैठ, पहली क्लास है तो लोग, ये दूसरी क्लास है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगली बार से मत करना, क्या डिस्कशन नहीं करना। ये क्वेश्चन का भी डिस्कशन करोगे क्या बे? ये तो कितने लोग चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए? अरे जल्दी करो फिर, ट्राई करो। चार कर लिया, दिखा। और तुझे लगता है कि सबका एरिया सेम है? थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना ऐसे डिवाइड किया इसने। मुझे लगता है कि ये चारों का एरिया सेम नहीं है, ये बताना ज़्यादा कन्वीनियंट है, नहीं ये बताना ज़्यादा आसान दिख रहा है। फिर भी बना के बेटा, अरे काटना फिर सही कर फिर।
अप्रोच वैसे ठीक थी पर आंसर सही नहीं। ये तो केमिस्ट्री भी नहीं पूछ रहे। डिवाइड करो। कितने लोग डिवाइड कर लिए? होगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता हो? क्वेश्चन दिए तो आंसर तो है उसका। मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं ही करके दिखाऊंगा। कर लिया? देखा? अरे वहीं से दिखा, मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं दूर तक देखता हूँ। दिखा ना, अरे तू तू बोला था ना। हाँ, वहीं से दिखा, वहीं से दिखा। तो इसने बनाया ऐसा, यही ना? तुझे लगता कि ये चारों एरिया इक्वल है? तुझे चारों एरिया इक्वल लग रहा है? फिर तो बड़े अफसोस की बात। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाता, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होता, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो मतलब ये वाला एरिया इस वाला एरिया का डबल है। कैसे बनाते हैं? ये सोच रहा है उतना दूर से देख कैसे लिए? कहा ना मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं बहुत दूर तक देखता हूँ। यूपी बोर्ड वालों की आदत होती है, तुम्हें पता है, 4 सीट आगे भी देख लेते हैं। जो यूपी बोर्ड के होंगे वो जानते होंगे। कितने लोग डिवाइड कर लिए 4 इक्वल पार्ट में? अरे ट्राई तो करो यार, तुम करो, ट्राई भी नहीं करेंगे, एक बार ट्राई तो करो, उसमें कुछ तो दिमाग लगाओ। वही तो मैंने बनाया था, वो चारों इक्वल इक्वल शेप है। इक्वल शेप नहीं है। शेप इक्वल हो ही अरे ये तुम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि ऐसा थोड़े है कि होगा ही नहीं। एरिया सेम है। देखा? अरे वहीं से देखा, मैं देख। एरिया सेम कैसे हो सकता है? इसने ऐसा बनाया, यही ना? ये ट्रेपेजियम है ना? और इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ और हाइट होता है, ये दोनों हाइट बराबर है कि नहीं है? अच्छा, तो जरूरी है कि एरिया सेम हो, पर शेप तो सेम नहीं है ना? ये वाला इसके शेप के बराबर नहीं है, मैं इक्वल शेप की भी बात कर रहा था। एरिया चलो बराबर हो सकता है, पर शेप बराबर नहीं होगा। बैठ जाओ। क्या? अच्छा, सफेद वाले को हटा दे, ये कह रहे हैं ये बढ़िया सोल्यूशन। चलो कोई बात, मैं करता हूँ। 4 पार्ट बोला था ना? चार इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें? चारों का शेप भी सेम है। स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाए हैं, पर अगर स्ट्रेट लाइन होता, ये बिल्कुल सबका एरिया भी सेम होता और सबका शेप भी क्या होता बे? सेम होता। दिख रहा है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? नहीं? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन। टाइम हो गया। इस बार इसको स्क्वायर को बाहर बनाए, ठीक है? और ये बना लो पहले। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, इस बार टाइम कम है तुम्हारे पास, ठीक है? इतना टाइम नहीं देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। तुम्हारे पास समय है 30 सेकंड का। अच्छा, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? इसको तुम्हें डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में। जल्दी करो।
समय समाप्त हो गया। 30 सेकंड और लो, 30 सेकंड और लो। समय समाप्त हो गया। इधर देखो, इधर देखो बे। कितने लोग कर लिए? काफी सारे लोग किए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ 5 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड। 5 इक्वल पार्ट बोले थे ना? 5 इक्वल पार्ट। इसको डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है वैसे? 4 सेकंड। 4 लाइनें खींचनी थी, 1 सेकंड सोचने के लिए। 30 सेकंड के 2 स्लॉट देने के बाद, टोटली 1 मिनट देने के बाद भी नहीं कर पाए इसको। कुछ लोग कर लिए थे, है ना? पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए। मैं तुम्हें बताऊं, नीट का एग्जाम ना ऐसे ही है, इस क्वेश्चन की तरह। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता, ये एक स्क्वायर है एकदम स्टार्टिंग में, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या डिवाइड कर लेते? सब डिवाइड कर लेते, सबको डिवाइड करने आता है, सब आराम से डिवाइड करते और कैसे भी वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल करके 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते। पर ये सब कराने के बाद जब ये क्वेश्चन दिए कि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो नहीं कर पाए। कैपेबिलिटी तो थी तुम्हारे अंदर इसको सॉल्व करने की। कितने सेकंड में डिवाइड करते हुए इसको? वो 2 सेकंड बोल रहा है। 10 सेकंड में सब कर लेते, 10 सेकंड में सब कर लेते सब। अभी 1 मिनट में भी सब नहीं कर पाए। दो रीजन जिसकी वजह से ये क्वेश्चन और नीट वाला पेपर लोग सॉल्व नहीं कर पाते। पहला रीजन टाइम बाउंडेशन था। 30 सेकंड के 2 स्लॉट दिए थे, 1 मिनट पूरा दिया भी नहीं था, 30 सेकंड दिया था 2 बार में। क्या? जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर एक टाइम का प्रेशर था, और जब टाइम के प्रेशर में आदमी काम करता ना, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, जो कि बिना टाइम बाउंडेशन के अगर काम करते है। वैसे तुम्हारे अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी 10 सेकंड के अंदर ही थी, पर तुमको 30 सेकंड दिया गया, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि यार 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम्हारे दिमाग में आया कि 30 सेकंड बहुत कम टाइम है, और इसलिए ज़्यादातर लोग हड़बड़ी में पेन चला रहे थे और दिमाग भी चला रहे थे, यही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा रीजन, तुम्हारे दिमाग में ये लगा ये क्वेश्चन टफ होना चाहिए। ये वाला आसान था, एक 2 पार्ट में डिवाइड करना था, इसमें 3 पार्ट में, इसमें 4 पार्ट में बहुत टफ था, तो इसमें 5 पार्ट में तो और टफ होगा। और इसलिए ज्यादातर लोग कुछ इस टाइप की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं क्यों, बट जरूरत नहीं थी उसकी, है ना? क्योंकि तुम पिछले वाले क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस थे, तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन टफ है, और इसलिए तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कठिन अप्रोच लगा रहे थे, जबकि था क्वेश्चन आसान। आसान क्वेश्चन को टफ अप्रोच से सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व होगा। और दूसरा, उसी में टाइम बाउंडेशन भी लगा दिया था मैंने, इसलिए नहीं हुआ। नीट का एग्जाम भी ऐसे ही है। नीट के एग्जाम में टाइम कम मिलेगा तुम्हें, आसान क्वेश्चन रहेगा, कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टाइम लगेगा। हाँ, उस क्वेश्चन को वैसे तुम 30 सेकंड में कर लोगे, वैसे अगर घर पे रहेगा 30 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एग्जामिनेशन में 1 मिनट में भी नहीं होगा तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पैरेलली ये भी चलेगा कि नीट का एग्जाम क्या है, टफ है। पर एक्चुअली में नीट का एग्जाम है नहीं उतना टफ, आसान है। पर क्योंकि तुमने दिमाग में टफ बना रखा है कि भाई एग्जाम टफ है, तो तुम उस एग्जाम को टफ वाले अप्रोच से उस एग्जाम को देने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करोगे। और जब टफ अप्रोच से इजी चीज को अप्रोच करते हैं, नहीं होता। पहले दिमाग से ये निकाल दो
नीट का एग्ज़ाम टफ, और दूसरा ऑब्वियसली उसको फिर इजी अप्रोच से ले जाना होगा, और दूसरा ये जो टाइम का टिक टिक है ना, वो अपने दिमाग से निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है विद इन 30 सेकेंड, नीट का कोई भी पेपर। 5% क्वेश्चन को छोड़ दे तो 95% क्वेश्चन 30 सेकेंड से 45 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाता है, और सबके अंदर कैपेबिलिटी है। पर नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उनको टाइम 1 मिनट का दिया रहता है, के दिमाग में टाइम का प्रेशर एक लगा दिया जाता है। जब प्रेशर लग जाता है कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, फिर वो 1 मिनट में भी नहीं सॉल्व होता, जबकि हो वो सकता था 30 सेकेंड के अंदर। क्या अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, नीट का एग्ज़ाम टफ होता है। आप कह रहे हो नीट का एग्ज़ाम आसान होता है, आपने कभी दिया है? मैंने नहीं दिया, मैंने नीट नहीं दिया, मैंने जेई दिया है, और जेई मैंने उतनी ही आसानी से निकाला है। जेई का एग्ज़ाम तो ये तो मानते हो ना कि जेई का एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम से टफ है, बराबर है। खैर ठीक है, सबका अब जेई और नीट का अलग अलग कंपैरिजन तो नहीं कर सकता मैं, पर हाँ मैंने उस टाइप का एक एग्ज़ाम दिया है, और इसलिए मुझे पता है कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले जाते हैं। क्या नीट का एग्ज़ाम टफ है नहीं, जितना लोगों ने इसको बना रखा, और इजी अप्रोच के साथ जाओगे नीट का एग्ज़ाम भी निकलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो। ठीक है।